नमस्कार, मैं जनभक्ता श्री ओम गौतम। हम लगातार कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट में फैले हुए भ्रष्टाचार, उनकी अनियमितताएं, उनकी मनमानी और उनका जो आचरण है जो संवैधानिक सम्मत नहीं है, उस पर सवाल उठाते रहे। हमारे तमाम मित्रों ने ये कहने की कोशिश हमसे की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। आज मैं उन लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला है वो बताना चाहता हूं। ये हम उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है या हाई कोर्ट्स में जो कुछ चल रहा है उस पर सवाल उठाने से डरते हैं या उसकी आलोचना करने से डरते हैं, उस पर चर्चा करने से भी डरते हैं। एक ताजा केस में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने यह फैसला दिया है कि जनता को, प्रेस को किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो कोर्ट में ही क्यों न चल रहा हो, उस पर एक स्वस्थ बहस करने का अधिकार है, सवाल उठाने का अधिकार है, तथ्यों को सामने लाने का भी अधिकार है। हालांकि उन्होंने इसमें एक चीज जोड़ दी कि जस्टिस अय्यर ने जो गाइडलाइन बताई थी उसका पालन जरूर करना चाहिए। वो गाइडलाइन ये है कि आप सीधे तौर पर कोर्ट को अपमानित न करें तो आपके ऊपर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं चल सकता, चाहे वो केस सब ज्यूडिस यानी किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चल रहा हो तब भी। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए जो इस देश की न्यायपालिका को सुधारने की उम्मीद रखते हैं, इस देश की न्यायपालिका को सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब उन सभी के लिए बड़ी राहत है और ये उन लोगों के लिए भी राहत है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से कभी भी ऐसी बातों पर डिस्कस करने से एकदम डर जाते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी चैनलों पर ये सुनने को मिलता है, नहीं नहीं हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला सब जुडिस है। हम आपको यह भी बताएंगे कि यह फैसला कौन से केस में आया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज्यादा मजेदार बात यह है कि यह फैसला जिस केस में आया है और जिस वकील के मार्फत आया है, आप उसका नाम सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने दिया है, जिसकी अध्यक्षता अभय एस ओका कर रहे थे और दूसरे जज इसमें उज्जवल भुइयां थे। लेकिन वकील कौन थे? आप में से कुछ लोग तो शायद नाम सोच भी सकते हैं क्योंकि इस तरीके के बड़े फैसले लेके आना सामान्य वकीलों के बस की बात नहीं है। ये वकील साहब थे हमारे चड्ढा साहब, और इसमें चड्ढा साहब के जो सुपुत्र हैं वो भी उनके साथ वकालत कर रहे थे। मामला है एएनआई वर्सेस विकीमीडिया का, और इसमें अभी 9 मई को ही ये बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि चड्ढा साहब ने यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मामला उठाया था और ये कहा था कि जनता को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है या जो मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और कोर्ट ने इसको माना है। लेकिन इसका फायदा अब देश की जनता को, राष्ट्रभक्तों को भी मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला दे दिया है, और इसका सहारा लेकर अब हर वो व्यक्ति जो कोर्ट में चल रही अनियमितताओं पर सवाल उठाता है और गलती से उसको कोई धमकाने की कोशिश करता है या उसके ऊपर केस बनाने की कोशिश करता है, तब भी वो इस फैसले का सहारा ले सकता है, क्योंकि ये फैसला लिया तो किसी जो मीडिया के मामले में गया है, लेकिन जो टिप्पणियां इस मामले में जजों ने की है वो अब उन सभी लोगों के पक्ष में है जो कि कोर्ट के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच इन सारी बातों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही साथ ये उन बड़े बड़े टीवी चैनलों के लिए भी एक राहत की खबर है, जो अक्सर डर जाया करते थे। कोई भी मामला कोर्ट में होता था उस पर डिस्कशन नहीं करते थे, उसकी बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर कोर्ट में चल रहे किसी मामले पर वो चर्चा करेंगे तो निश्चित ही उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है, और इसलिए जनता तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब तमाम चीजों पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उसकी जो मनमानी चल रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हमने पिछला वीडियो जो बनाया था कॉलेजियम में किस तरीके से 106वीं रैंक के जज को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, जिसकी वजह से करीब 81-82 जो सीनियर जजेस थे उनकी सीनियरिटी को बाईपास किया गया। इसको लेकर हमारे एक मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े लॉयर हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि देखो, आप जो कह रहे हो इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है, और दूसरा कारण यह है कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी इस कारण पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको डर लगता है। और वो कारण है, उन्होंने दबी जुबान में या इशारों में ये कहने की कोशिश की कि ये जो कॉलेजियम है, ये जो जजों की नियुक्ति करता है, इसमें भी बड़े पैमाने पर रिश्वत चल रही हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं हम इसको सार्वजनिक न कर दें और उनका नाम न ले दें। ये हमें और पहले से भी पता है, कई हमारे मित्र जज हैं वो भी ये बताते हैं कि इतना आसान नहीं है कॉलेजियम को कन्विंस कर लेना, क्योंकि उसमें 5 जज होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, हम यहाँ सीधे तौर पर ये नहीं कह रहे कि वो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे। अगर 82 जजों की सीनियरिटी को आप बाईपास कर रहे हैं, उसका कोई भी कारण देने के लिए आप बाध्य नहीं है, और ना कोई कारण आप देते हैं। एक जज जो 8-9 साल से 10 साल से हाई कोर्ट में जज है, उसको आप चीफ जस्टिस बना देते हैं, जबकि जो जजेस हाई कोर्ट्स के अंदर 20-20 साल से, 15-15 साल से, 18-18 साल से बैठे हुए हैं, उनकी सीनियरिटी को आप नजरअंदाज कर देते हैं। क्या वो अयोग्य है? अगर अयोग्य है तो फिर वो हाई कोर्ट कैसे पहुंचे? उन्हें बनाने में भी तो आपके इसी कॉलेजियम का सिस्टम रहा है ना, क्योंकि ये जो कॉलेजियम का वर्तमान सिस्टम चल रहा है इस देश में, ये 1998 से पूरी तरीके से पावरफुल तरीके से ये काम कर रहा है। यानी कि आज की डेट में देश में पिछले 25 साल के अंदर जो भी जजेस नियुक्त हुए हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, वो सब कॉलेजियम के द्वारा ही नियुक्त हुए हैं। अगर वो जज कॉलेजियम ने ही नियुक्त किए थे तो फिर 82 जजेस को बाईपास करने की क्या जरूरत महसूस हो गई आपको? और यही वजह है कि जिन जजों के ऊपर करप्शन के आरोप लगे होते हैं, जिन जजों की छवि अच्छी नहीं होती है, बार एसोसिएशन जिनका विरोध करती है, उन लोगों को भी बेधड़क होकर ये कॉलेजियम जज बना देता है हाई कोर्ट्स में, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट ले आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि हमारी भी ये संकल्प है, क्योंकि राष्ट्र का हमने भी नमक खाया है, पानी पिया है, राष्ट्र का अन्न खाकर हम पैदा हुए हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी इस देश के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 12-13 साल से भ्रष्टाचार के आरोप पेंडिंग है, उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने टैक्स चोरी की, झूठ बोला, टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को अंडर वैल्यू करके उसने रजिस्ट्री कराया, और इसके अलावा 8-7 लोगों को पैसा लेकर हाई कोर्ट का जज रहते हुए उस व्यक्ति ने जमानत दी। ऐसे आरोप जो व्यक्ति झेल रहा है, आने वाले समय में, आने वाले नवंबर में वो इस देश का सीजेआई बनने वाला है। और चूंकि हम जानते हैं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन आरोपों की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास पिछले 7-8 सालों से पेंडिंग है। जब से इन जज महोदय को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की बात हो रही थी, तब से पहला मामला पेंडिंग है, और बाद में जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था तब से दूसरा मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है।
इतने लंबे समय से ये मामले पेंडिंग हैं। जब इन्हें हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था, तब भी इसी वजह से केंद्र सरकार ने इनके नॉमिनेशन को एक तरीके से स्टे कर रखा था 9 महीने के लिए, लेकिन उसको तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने आते ही फिर से केंद्र सरकार के लिए चिट्ठी भेज दी और उस स्थिति में केंद्र सरकार को इनके नाम को हरी झंडी देनी पड़ी। आप समझ गए होंगे मैं किस जज महोदय की बात कर रहा हूं। और ये जो महोदय हैं हिसार से आते हैं, हरियाणा के, और इनके बारे में जिस तरीके से लोगों ने बताया है, हिसार और सिरसा के आसपास के लोगों ने यह बताया है कि इन महोदय के पिताजी मामूली स्कूल टीचर थे, लेकिन बाद में इन्होंने जब हाई कोर्ट के जज ये बने और उससे पहले अटॉर्नी जनरल बने, चौटाला सरकार का इनके ऊपर पूरा हाथ था और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी संपत्तियां अर्जित कर ली। आज की डेट में जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा अचल संपत्ति या प्रॉपर्टीज किसी के पास है तो वो इन्हीं जज महोदय के पास है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी वीडियो इन लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, जनता जागरूक हो, जनता सवाल उठाए। और अब चूंकि सवाल उठाने की आजादी सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, हम आप सबसे कहेंगे इन बातों को चर्चा में लेकर आइए, क्योंकि जब ये बातें चर्चा में आएंगी तो इस पर और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर बात होगी। सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल मीडिया का साधन है और इसके माध्यम से बहुत सी बातें जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार जिन बातों को बोलने से डरते हैं या एक रटा रटाया सा उनका एक तरीका होता है, सोशल मीडिया उन सारी चीजों से बंधा हुआ नहीं है। अब ये जो मामला है एएनआई वर्सेस विकी मीडिया वाला, इसने उन सभी लोगों को ताकत दे दी है, उन सभी लोगों को एक हौसला दिया है जो चर्चा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। जैसा कि कुछ लोगों के कमेंट पिछले वीडियो पे आए कि थे कि जो 82 जजेस हैं या जो दूसरे जज हैं वो इस बात का विरोध क्यों नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि पहले भी देखने को मिला था कि 1-2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के आसपास होने की वजह से इन चीजों पर सवाल तो उठाए थे, लेकिन वो ज्यादा मुखर होकर सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा शक्तिशाली समूह है, जिसका हमने पहले भी बताया था कि हिंदी या हमारे भारत की किसी भी लैंग्वेज में इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसे आप प्रपंच तंत्र भी कह सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी होती है जनता का शासन, उसी तरीके से ये ज्यूरोक्रेसी भी आप इसको कह सकते हैं कि 5 जो सबसे सीनियर जज हैं उनकी मनमानी चलेगी और उसमें चाहे जज का कोई अहित हो रहा हो, वकीलों का अहित हो रहा हो, जनता तो कहीं उसमें गिनती में भी नहीं आती है। ये मनमानी तब तक चलती रहेगी जब तक इस कॉलेजियम सिस्टम का जो एक करप्ट तरीका अपना लिया गया है या इस देश पर थोप दिया गया है, इसके खिलाफ देश की जनता जाग नहीं जाएगी।